हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। हम आशा कर रहे होंगे कि इसके पहले की वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी, आपको उन वीडियो से अच्छा खासा ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा होगा और आप उनसे संतुष्ट होंगे। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी की जो विशिष्ट शब्दावली है, यानी कि स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी ऑफ हाइड्रोलॉजी। उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो आपका पहला टॉपिक है ये है जल अवक्षेपण, यानी कि वाटर प्रिसिपिटेशन। जल जो है आपका, इसके पहले जो मैंने बताया है कि जल का जो एक साइकिल होता है, उसी साइकिल में ये जल जो है वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए कि बरसात के रूप में जल धरती पे आता है, फिर उसके बाद धरती से कुछ वाटर वेस्ट हो जाते हैं, और यानी कि जो आपके पेड़ वगैरह होते हैं ये सब ले लेते हैं, और बाकी जो वाटर होता है वो वाष्पीकरण के माध्यम से आपका वायुमंडल में चला जाता है और वो बादल के रूप में एकत्रित होकर फिर बरसात के रूप में फिर धरती पे आ जाता है। तो ये जो आपका है ये वाटर साइकिल को दर्शाता है। अर्थ सरफेस पर गिरने वाले वर्षा जल अवक्षेपण को जल कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में एकत्रित वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है और वर्षा के रूप में अर्थ पर गिरती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। यह मुख्य प्रकार से दो प्रकार की होती हैं। पहला ठोस जमाव और दूसरा आपका होता है द्रव जमाव। ठोस जमाव जो होगा वो बर्फ के रूप में होगा और जो आपका द्रव जमाव होगा वो जल के रूप में होगा। ये तो बात हो गई आपकी जल अवक्षेपण की। अब बारी आती है अपवाह की। अपवाह भी क्या है? एक शब्दावली है हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत आने वाला, जिसको इंग्लिश में रन ऑफ बोलते हैं। ये वर्ड आपको इस हाइड्रोलॉजी या हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत बार बार सुनने को मिलेगा, रन ऑफ या अपवाह। तो पहले इसको समझ लेते हैं। बारिश के मौसम में जब बारिश का जल प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में आता है तो विभिन्न कारणों से इन जल का नुकसान हो जाता है, जैसा कि सूर्य की हीट के बाद जल का वाष्पीकरण, पेड़ पौधों द्वारा इन जल का अवशोषण या अन्य क्षेत्रों में गिरावट। इस वर्षा का जल शेष भाग जल ग्रहण क्षेत्रों में एकत्र किया जाता है और इसे रन ऑफ कहा जाता है। नेक्स्ट जो टर्म्स है ये है वाष्पीकरण। द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जल में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये हमें लगता है कि आपके समझने के लिए ये सबसे आसान सा टर्म्स होगा और ये आपको आसानी से समझ में आएगा। अगला है वर्षा और मापन की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड मेजरमेंट। एक निश्चित समयावधि के दौरान एकत्रित जल की मात्रा को वर्षा की तीव्रता कहा जाता है। इसकी इकाई इंच पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर होती है। अब इसका एक फार्मूला भी होता है जिससे वर्षा की तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। ये फार्मूला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये है इसका फार्मूला, जो कि होता है I इक्वल टू R अपॉन T, जो कि इसमें आपको दिख पा रहा होगा। यही चीज़ें हैं, इसी को मैं अपने पेन से लिख रहा हूँ। उसके बाद प्लस C, और ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी ये इंच पर आवर में निकल जाती है। लेकिन आप ये जो R, T और C है और I तो आप समझ पा रहे होंगे, ये वर्षा की तीव्रता को डिनोट कर रहा है। लेकिन आप R और T या C को आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये सब सारे टर्म्स क्या हैं और इनकी वैल्यू कैसे
पुट की जाती होगी। तो आइए पहले इनको समझ लेते हैं कि ये क्या है। आर और सी है जो है इनको कांस्टेंट रखा जाता है, और टी जो है ये वर्षा की अवधि है यानी कि टाइम है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये कोशिश की जाती है घंटे में रखने के लिए। अगर आप यहाँ घंटे में रखेंगे तो जो आपको वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू जो होगी वो इंच पर आवर में ही हो रखी जाएगी। वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण वर्षा की तीव्रता प्रभावित होती है, जैसा कि वर्षा की तीव्रता गर्मियों में कम और बारिश के मौसम में अधिक होती है। आप लोग भी जानते हैं कि एक सीज़न ही ऐसा होता है जो कि बरसात का सीज़न होता है, जहाँ पे बरसात अत्यधिक होती है और गर्मियों के मौसम में बरसात की कमी आ जाती है। तो ये वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण होता है। आप लोग जानते हैं कि एक संयोग नहीं, ये एक वायुमंडलीय परिस्थिति होती है जिसके कारण वर्षा का ये जो गति रहता है कम या ज़्यादा होने का ये होता है। वर्षा की माप जल की ऊर्ध्वाधर गहराई को मापकर पता की जाती है, और 1 सेंटीमीटर या इंच बारिश का जल 1 सेंटीमीटर या 1 इंच के प्लेन लेवल पर प्राप्त होने वाले जल की मात्रा है। हालांकि यह सपाट सतह पर वर्षा के जल का मूल्यांकन जटिल है। व्यवहारिक रूप से माप भी जो होता है बरसात का वो जटिल होता है। अब हम अगला टॉपिक लेंगे जो कि रन ऑफ या अपवाह का मापन होता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ को ही हिंदी में अपवाह बोलते हैं। यहाँ पे दोनों टर्म्स जो हैं वो हिंदी में ही लिखे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा का जल अपवाह प्राप्त होता है जो झरनों, नदियों, नालों आदि के माध्यम से जल ग्रहण क्षेत्र तक पहुंच जाता है। अपवाह को दिन, महीने, वर्ष और मौसम के आधार पर मापा जाता है। अपवाह की इकाई को पर सेकेंड या दिन, सेकेंड, मीटर या किलोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर आवर द्वारा व्यक्त किया जाता है। निम्न विधियों का उपयोग अपवाह के मापन में किया जाता है। पहला है वर्षा रिकॉर्ड के आधार पर, दूसरा एम्पिरिकल सूत्र के आधार पर, तीसरा रन ऑफ कर्व और टेबल के आधार पर, और नेक्स्ट है डिस्चार्ज अवलोकन तालिका के आधार पर। ये तो बात हो गई आपकी अपवाह के मापन के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज किए जाते हैं। अब अगला है ड्रेनेज को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। आपकी जो ड्रेनेज होती हैं, अपवाह एक दिन या 1 मीटर पर सेकंड की दर से जल की मात्रा है जो जल ग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होता है। इस प्रकार 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की दर से एक दिन में जल का प्रवाह इक्वल टू 1 × 24 × 60 × 60। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में आपके 60 मिनट, और 60 मिनट में यानी कि हर 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया गया। यानी कि जो जहाँ 1 लिखा हुआ है इसका मतलब एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई है। इसी तरह नीचे की भी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। उपरोक्त इकाइयाँ जल के अपवाह की दर को व्यक्त करती हैं। अब है नेक्स्ट वर्षा रिकॉर्ड के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड। अपवाह की गणना लंबे समय तक
वर्षा जल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की जाती है। जब डेटा में अपवाह के गुणांक से गुणा किया जाता है तो अपवाह का मान प्राप्त होता है। अपवाह गुणांक का मान अपवाह के सभी गुणांक घटकों को आधार मानकर निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित कुछ अलग क्षेत्रों के अपवाह गुणांक हैं, जैसे कि गार्डन अपार्टमेंट में 0.5, वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में 0.5 से 0.1 और कृषि क्षेत्र में 0.5 से 0.3। और इसी प्रकार अपवाह का जो माप के लिए सूत्र है वो यूज किया जाता है, वो आपको नीचे दिख पा रहा होगा ना। यही जो सूत्र है ये अपवाह या रनऑफ के मापन के लिए यूज किया जाता है। वर्षा का मान इंटू वर्षा के अपवाह गुणांक का मान इंटू रनऑफ गुणांक, यानी कि वर्षा का जो मान है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वर्षा के अपवाह गुणांक के मान से, और उसका रनऑफ गुणांक से मल्टीप्लाई, यानी तीनों को जब गुणा कर दिया जाता है तो आपका रनऑफ निकल के आ जाता है। अब है एम्पिरिकल या रनऑफ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल ऑफ रनऑफ फार्मूला। अब इसमें जो पहला आता है वो आता है खोसला का सूत्र। तो खोसला का सूत्र जो होता है वो R = P-4.811T, ये एक फार्मूला है जिसको खोसला का सूत्र कहा जाता है। इसको खोसला फार्मूलाज भी बोला जाता है। तो R जो होता है वो वार्षिक अपवाह है, वो भी मिलीमीटर में, और P जो है ये वार्षिक वर्षा है, मिलीमीटर में है। T जो है ये टेम्परेचर को डिनोट करता है, जिसको मध्य तापमान बोला जाता है, और डिग्री सेल्सियस माध्य तापमान होता है। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है ये आपका इंग्लिश सूत्र है। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। इंग्लिश ये है, हो सकता है देखने में दिक्कत आ रही होगी। इंग्लिश फार्मूला इसको बोलते हैं। ये R = R = 0.85 P - 304.8, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये है आपका घाटी क्षेत्रों के लिए होता है, यानी कि जो घाटी क्षेत्र होते हैं उनके लिए इंग्लिश फार्मूला ये होता है। लेकिन जो आपके फ्लैट क्षेत्र होते हैं उनके लिए जो फार्मूला होगा वो अलग निकल के आएगा, जो कि होगा R = ब्रैकेट में P - 177.8 P ब्रैकेट क्लोज (2540) ये फार्मूला निकल के आता है। और ये फार्मूला जो है ये फ्लैट क्षेत्रों के लिए यूज में लाया जाता है। अब जो R होता है ये अपवाह होता है मिलीमीटर में ही। P जो है ये बारिश का जल है, मिलीमीटर में। T जो है औसत या मध्य तापमान है, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है लेसी का सूत्र, यानी कि इसमें 3 फार्मूले हैं। पहला आपका होता है खोसला का सूत्र, दूसरा इंग्लिश सूत्र, और तीसरा जो होता है वो होता है लेसी फार्मूला। लेसी फार्मूला F = P/1 + 3084 F/PS, यानी कि ये फार्मूला होता है।
P अपॉन 1 + 3084 F अपॉन PS, ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि लिखा भी आपको दिख रहा है, मैंने एक बार और नोट डाउन कर लिया। इसमें R जो होता है ये रन ऑफ या अपवाह का मान होता है मिलीमीटर में, जैसा कि पहले जो दोनों फार्मूले बताए गए सेम कंटेंट इसमें भी होता है। P जो है वो बारिश का जल है मिलीमीटर में। F जो है मानसून अवधि कारक है। S जो है वो कैचमेंट क्षेत्रफल कारक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो लीसी का फॉर्मूला इसको बोला जाता है। रन ऑफ या अपवाह कर्व और टेबल के आधार पर, यानी कि टेबल के आधार पर इसको समझेंगे। जो आपके रन ऑफ या अपवाह कर्व हैं कि ये कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। ये आपको जो है कर्व दिख रहा होगा, पहला कर्व जो है रन ऑफ कर्व है और दूसरा आपका टेबल है, यानी कि कर्व और टेबल दोनों एक साथ दिख पा रहे होंगे। प्राचीन क्षेत्र के लिए अपवाह और वर्षा के मान समान नहीं होते हैं। सॉरी, ये प्रत्येक क्षेत्र के लिए, यानी कि अगर हम आसान भाषा में समझें तो जो अलग अलग एरिया हैं उस अलग अलग एरिया में जो वर्षा होती है वो एक जैसी नहीं होती। अगर हम बात करें कि आप जहाँ पे सुन पा रहे होंगे हमको, यानी कि हम जहाँ पे इस समय हैं, तो दोनों लोग का एरिया क्या है, अलग अलग है। हो सकता है कोई एक दूसरे प्रदेश में हो, कोई एक इंसान दूसरे प्रदेश में हो। तो कभी कभी आप देखते होंगे उस जगह पे बारिश होती है जहाँ पे आपका दोस्त रहता है, लेकिन आप जहाँ पे हैं वहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे बारिश हो रही हो, आप क्या ना हो रही है, आप क्या हो रही हो, वहाँ ना हो रही हो। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो जिससे ये समझ में आती है कि एक बात कि जो अलग अलग क्षेत्र में है उसमें जो वर्षा का मान होता है वो अलग अलग होता है। कहीं पे कम बरसात होती है, कहीं पे ज़्यादा बरसात होती है। यानी कि आप ये भी जानते हैं कि ऐसे प्रदेश भारत में हैं जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है, और कई ऐसे जगह हैं, यानी कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे इतनी अत्यधिक बारिश होती है कि बारिश की वजह से वहाँ पे तबाही आ जाती है। और कई ऐसे जगह पे जहाँ पे नॉर्मल बारिश होती है कि जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतनी ही बारिश होती है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये समझ पाएँ कि अलग अलग जगह पे अलग अलग बरसात की मात्रा होती है। और इसके लिए क्या किया जाता है, हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसका एक अक्ष पर अपवाह मान और दूसरे अक्ष पर दिन का मान या वर्षमान होता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग अपवाह और वर्षा मान प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें उपयुक्त पैमाने मानकर ग्राफ पर रखा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राप्त मान को मिलाते हुए एक वक्र बनता है जिसे अपवाह वक्र कहा जाता है। इसी तरह ये तालिका भी बनाते हैं और अपवाह मान प्राप्त करते हैं। अब ये जो आपका कर्व दिख रहा है इसमें ऊपर की तरफ जो दर्शाया गया है ये अपवाह वक्र है, और इधर की तरफ जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो ये क्या है, डीज है। अब वक्र की शुरुआत जो है ओ पॉइंट से ऊपर की तरफ आएगी, यहाँ से शुरुआत हो रही है, और एक ग्राफ घटता बढ़ता हुआ, यानी कि जिस तरह से आप हर एक ग्राफ देखते हैं उस तरह से घटता बढ़ता हुआ यहाँ पे, यानी कि जब आप ऊपर की तरफ ये ग्राफ जा रहा है तो वहाँ पे अपवाह जो है अधिक है, और जब आप इस साइड में बढ़ते हुए चले आ रहे हैं तो यानी कि नंबर ऑफ डेज जो है, यानी कि अलग अलग दिन जो है ये दर्शाया जा रहा है, यानी कि अलग दिन में रन ऑफ की मात्रा अलग अलग है। तो ग्राफ के माध्यम से आपको पता चल रहा है, लेकिन यही सेम चीज़ जो है आपको, यही सेम बातें जो हैं आपका ये जो अपवाह टेबल है इसमें भी बताई गई है कि अब अपवाह
जो आपका टेबल है उसमें भी देख पा रहे होंगे कि अपवाह जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये जो है आपका अपवाह है, यानी ऊपर की तरफ जब आपका ये टेबल बढ़ता हुआ चला जाएगा तो अपवाह जो है वो अत्यधिक हो रहा है, यानी कि अपवाह बढ़ रहा है। अब जब आप इस साइड में आगे चले आएंगे तो आपका ये दिन है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 दिन की वैल्यू इसमें दिखाई गई, यानी कि 5 दिन को इसमें शो ऑफ कराया गया है। पहले दिन में अधिक है, दूसरे दिन में उससे कम है, तीसरे दिन में दूसरे दिन से थोड़ा ज़्यादा है, फिर चौथे वाले में तीसरे वाले से कम है, या ये कहें कि सबसे कम है, पाँचों दिन में सबसे कम है, और जो आपका पाँचवा है उसमें थोड़ा सा चौथे दिन से अत्यधिक है। तो ये तो बात हो गई आपके रन ऑफ कर्व या रन ऑफ टेबल की। तो अब तक हम लोगों ने समझा रन ऑफ कर्व के बारे में, और ये भी जाना कि आपका रन ऑफ होता क्या है। ठीक है, अगर आप लोग रन ऑफ नहीं जान पा रहे होंगे या नहीं समझ पाए अब तक, तो एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब बारिश के मौसम में जब बारिश का जल प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में आता है, यानी कि बारिश का जल जो है जहाँ पे आपको प्राप्त करना होता है जल, वहाँ पे जब आता है तो विभिन्न कारणों से, यानी कि उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीज़न हो सकते हैं, तो इन जल का कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ भाग क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर आप सिंचाई के लिए या फिर किसी भी काम के लिए अगर आप पानी को इकट्ठा करते हैं, मान लिया कि आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको सिंचाई करना है, और आपने क्या किया, एक बगल में तालाब खुदवा के वहाँ पे बरसात का जल या नहर का जल इकट्ठा करवा लिया। ठीक है, और अगल बगल कुछ पेड़ हैं और धूप भी बहुत तेज हो रहा है, तो आप ये देख पाते होंगे कि पेड़ पौधे कुछ उस पानी को ले लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं, कुछ ज़मीन यानी धरातल के अंदर भी पानी चला जाता होगा, और कुछ वाटर सूर्य के द्वारा वाष्पीकरण प्रक्रिया में चली जाती है। तो उसके बाद जो पानी बचेगा वही तो आप अपने यूज में लाएंगे, यानी कि उसके बाद लास्ट में जो पानी बचा इन सब कारणों के बाद, वही पानी तो आपके यूज में आएगा, वही तो आप यूज में लाएंगे, और इसी को आप रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, हम आशा करेंगे कि आपको ये रन ऑफ जो है वो समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। रन ऑफ मैं इसलिए दोबारा समझा दिए क्योंकि ये जो रन ऑफ वर्ड है ये आपको बार बार परेशान करेगा, यानी कि बार बार हर एक पॉइंट पे या हर एक टॉपिक में लगभग 1-2 बार आपको दिखाई पड़ेगा, तो इस वजह से इसको जानना आवश्यक है। अब नेक्स्ट जो आपका ये है डिस्चार्ज के आधार पर। इस विधि का उपयोग घाटियों के जल निकासी डेल्टा पर किया जाता है। इस पद्धति में किसी भी उपकरण की अनुपस्थिति के कारण इसके अनुमानित मान की गणना इसके आधार पर की जाती है। ये तो हो गए डिस्चार्ज के आधार पर की बात। अब आते हैं स्ट्रीम प्रवाह, जिसको स्ट्रीम फ्लो बोला जाता है। यानी कि इसके पहले हम आपको जो बता रहे थे एक बार हाईलाइट करके बता देते हैं। हम इस टॉपिक की बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, और उसके बाद बात कर रहे हैं स्ट्रीम प्रवाह यानी कि स्ट्रीम फ्लो के बारे में। यदि द्रव के प्रवाह में एक बिंदु से होकर प्रवाहित होने वाले द्रव के सभी कण समान वेग से उसी मार्ग से होकर गुजरते हैं तो इस प्रवाह को स्ट्रीम प्रवाह कहते हैं। और रैखिक पथ जिस पर एक बिंदु चाल से गुजरने वाले द्रव के कणों को स्ट्रीम लाइन कहा जाता है। आपको ये समझ में आया होगा कि आपका स्ट्रीम प्रवाह क्या होता है। आपका जो द्रव होता है वो द्रव क्या करता है, प्रवाह करता है, यानी कि फ्लो करता है। आप देखते होंगे नदी में या पाइप्स में या फिर कहीं भी वाटर जो होता है, आप वाटर की जब भी बात करेंगे तो वाटर के फ्लो की ही बात करते हैं कि वाटर का फ्लो कितना है, वाटर का फ्लो कैसा है। तो यहाँ भी जो है वाटर के फ्लो के बारे में ही बात करें स्ट्रीम प्रवाह के अंदर। जब द्रव का प्रवाह यानी कि जो वाटर ही अगर ले लें, वाटर जो है आपका द्रव ही है या कोई भी लिक्विड ले लें,
उनका प्रवाह किसी मार्ग से होगा और मार्ग के जो हर जगह है, हर जगह पे उनका जो वेग होगा उस मार्ग में किसी भी पॉइंट पे अगर उन वेग जो होगा वो एक समान होगा, यानी कि कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, वेग में कोई खामियां नहीं आएंगी, कम या ज़्यादा वेग नहीं होगा, तो उसे आप बोलेंगे स्ट्रीम प्रवाह। यानी कि वो क्या है, एक तरह से स्ट्रीम प्रवाह है। और जो आपका वो पथ बन जाएगा, यानी कि अब एक लाइन ड्रा करेंगे कि इस तरह इस लाइन पे आपका जो प्रवाह है उसका वेग एक समान था, तो वो जो लाइन आपकी बन जाएगी वो स्ट्रीम लाइन बन जाएगी। तो ये तो बात हो गई आपके स्ट्रीम प्रवाह की। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोलॉजी के विशिष्ट शब्दावली के बारे में जाना। उसमें जो भी शब्द आते हैं, बार बार जो शब्द रिपीट होते हैं, विशिष्ट शब्दावली का मतलब यही होता है कि उसमें जो वर्ड बार बार रिपीट होते हैं उनको जाने। जिसमें आपने जल अवक्षेपण के बारे में पढ़ा। ये दो प्रकार के होते हैं, ठोस जमाव और द्रव जमाव के बारे में जाना कि जो आपका साधारण भाषा में अगर ठोस जमाव है तो वो बर्फ के रूप में होगा, और जो आपका वाटर का जमाव होगा वो जो ठोस में होगा तो बर्फ के रूप में होगा, लेकिन जब द्रव जमाव होगा तो वो जल के रूप में होगा। और उसके बाद आपने रन ऑफ के बारे में जाना। रन ऑफ के बारे में मैंने 2-3 बार बताया, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद वाष्पीकरण के बारे में कुछ आपने पढ़ा है, और वाष्पीकरण के बारे में आप पहले से भी जानते हैं। और उसके बाद जो आपका टॉपिक था वो था वर्षा और मापन की तीव्रता, जिसमें कुछ एक आधा लाइन के या फार्मूले भी थे, और उन फार्मूले को भी जाना। जो कि वर्षा की तीव्रता ICD नोड होता है इक्वल टू R/T+C, वो भी इंच पर आवर में। ये जानने के बाद रन ऑफ या अपवाह का मापन कैसे किया जाता है उसको जाना। उसके लिए आपने 3 फार्मूले जाने, जिसमें पहला खोसला का सूत्र था, दूसरा जो था आपका इंग्लिश सूत्र था, तीसरा लेजी का सूत्र। यानी कि ये जो तीनों फार्मूले हैं, खोसला, इंग्लिश और लेजी का सूत्र, ये तीनों जो है रन ऑफ के मान को ज्ञात करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रन ऑफ के मापन में कौन कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं और उनको बताइए, तो आपको ये तीनों फार्मूले लिखने पड़ेंगे कि ये तीनों फार्मूले जो हैं रन ऑफ के मापन में यूज में लाए जाते हैं, और इनको आपको बताना भी होगा। ठीक है, और इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि क्वेश्चंस भी आगे अगर आपके सिलेबस में होंगे तो आपको करवाए जाएंगे कि रन ऑफ को ज्ञात करिए। उसके बाद आपने रन ऑफ का जो कर्व है उस कर्व के बारे में पढ़ा। कर्व के साथ साथ टेबल के माध्यम से भी समझने की कोशिश की कि अलग अलग दिनों में अलग अलग जो आपका वर्षा का जल था। और उसके बाद जो है डिस्चार्ज के आधार पर और स्ट्रीम प्रवाह के बारे में आपने पढ़ा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ही रिलेट करेगा, यानी कि इसी चैप्टर का ही होगा। और अगर आप थर्मल पावर प्लांट, यानी कि जो दूसरा चैप्टर है पावर प्लांट इंजीनियरिंग का, अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस की वीडियोस जो हैं आप उसको देख सकते हैं। आपको बेहतर तरीके से और अच्छी तरह से उन क्लासेस में समझाया गया है, और हम आशा करेंगे कि उन वीडियो से आपकी इस पढ़ाई में हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।